हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट की जाती है, और ये भी बोल सकते हैं कि इसको सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट इफ इट इज प्रोवाइडेड विद अ सिंगल कोयल वाइंडिंग ऑन इट्स स्टेटर। अगर इसके स्टेटर पे सिंगल कोयल हम अप्लाई करेंगे तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो फिर इसको स्टार्ट कैसे किया जाए? तो इसको स्टार्ट करने के कुछ मेथड है, बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद तो जिस तरीके से हम सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करेंगे उसी के कंसेप्ट पे बेस पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कुछ टाइप्स हैं। तो उसके बाद हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो बने रहिए आप इस लेक्चर में, इस वीडियो में, देखिए, सीखिए और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। तो आइए सीखते हैं। अब तक फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जब भी सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो दो रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, और दूसरा बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड, वो भी सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला था एमएमएफ का, वो एफ मैक्सिमम बाई 2 निकाला। कितना मैग्नीट्यूड आया था? एफ मैक्स बाई 2। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, ठीक है, लेकिन वन इज रोटेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अनदर इज रोटेटिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मान लो ये रोटर था, तो इस रोटर में एक एमएमएफ जो कि एफ मैक्स बाई 2 जिसका मैग्नीट्यूड था, जिसको हमने बोला था फॉरवर्ड रोटेटिंग मैग्नीट्यूड एमएमएफ, ये घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली एफ मैक्सिमम बाई 2 मैग्नीट्यूड का जो बैकवर्ड एमएमएफ है, जो बैकवर्ड B/W का मतलब बैकवर्ड एमएमएफ है, वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये है रोटर, और ये किसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है? स्टेटर के रेस्पेक्ट में, मतलब एयर गैप में। समझ में आया? ओके, इसके बाद देखते हैं अब क्या होता है दोस्तों। इस कंडीशन में तो जब हमने सिंगल फेज सप्लाई स्टेटर को दे दी, रोटर का मूवमेंट नहीं होता, रोटर किसी भी डायरेक्शन में घूमता नहीं है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको रोटेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में रोटर को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक डायरेक्शन में रोटर को मैनुअली मूव करवा देंगे। तो मैंने कहा कि सपोज हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटर को मैनुअली n स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं। कितने स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं? n स्पीड। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब याद करिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर रोटर किसी एक डायरेक्शन में n स्पीड से रोटेट कर रहा हो और उसी डायरेक्शन में अगर एमएमएफ भी ns स्पीड से रोटेट कर रहा हो, तो दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाती है? स्लिप, जिसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? S इज इक्वल टू ns, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एमएमएफ माइनस n स्पीड ऑफ रोटर डिवाइड बाई ns। और इसको ns से डिवाइड क्यों कर दिया? क्योंकि हमको परसेंटेज में स्लिप निकालनी है, इसलिए हमने ns से इसको डिवाइड कर दिया। अदरवाइज स्लिप क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन 2 स्पीड्स। और 2 स्पीड कौन सी? एमएमएफ की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड। रोटर की स्पीड को घटाते इसलिए क्योंकि रोटर की स्पीड हमेशा एमएमएफ की स्पीड से कम होती है इंडक्शन मोटर में, इसलिए ns माइनस n। ओके, इतनी बात आपको हमने पहले पढ़ लिया था। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक एमएमएफ है जो ns स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, और हमने रोटर को भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करवा दिया। दूसरा एमएमएफ ऐसा है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब फॉरवर्ड की अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, वो भी सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। तो अगर हम फॉरवर्ड एमएमएफ के रेस्पेक्ट में स्लिप निकालना चाहें, तो फॉरवर्ड स्लिप अगर हम निकालना चाहें तो वो कितनी होगी? क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए इस एमएमएफ को भूल जाएं, तो सिमिलर केस हो गई 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो उसकी स्लिप हो गई s, जो ये वाली स्लिप है। अब हम बैकवर्ड एमएमएफ की बात करें, तो चूंकि बैकवर्ड एमएमएफ, स्लिप ऑफ बैकवर्ड एमएमएफ, उसको क्या लिखेंगे? क्योंकि बैकवर्ड एमएमएफ घूम रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और रोटर घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम बैकवर्ड एमएमएफ की डायरेक्शन को रेफरेंस मान लें,
तो उसको पॉजिटिव लिख लें, NS माइनस रोटर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू इस MMF के, बैकवर्ड MMF, अपोजिट टू बैकवर्ड MMF, तो माइनस N डिवाइड बाई, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए NS। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस N बटा NS। इस वाली इक्वेशन में से, जो ये वाली इक्वेशन है आप देख रहे हैं S इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम N बाई NS की वैल्यू निकालेंगे, N बाई NS की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1 माइनस S। इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 से N बाई NS की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख दें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस S। तो बैकवर्ड रोटेटिंग MMF की स्लिप कितनी आ गई, SB इज इक्वल टू 2 माइनस S। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। अगर हम बैकवर्ड MMF के रेस्पेक्ट में स्लिप कंसीडर करें रोटर की तो वो आती है 2 माइनस S। फॉरवर्ड रेस्पेक्ट में, फॉरवर्ड MMF के रेस्पेक्ट में कंसीडर करें तो वो आती है S। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको हमने रोटेट कर दिया N स्पीड से। अब ये N स्पीड से हमने घुमा तो दिया, अब ये कंटिन्यूसली रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, इसको हमें चेक करना है। फ्रेंड्स ये करेगा, अब मैं बताता हूं आपको कैसे करेगा। अब देखिए हमने अगर इसको N फॉरवर्ड डायरेक्शन में N स्पीड से रोटेट कर दिया तो मैंने मान लिया, लेट्स सपोज उसकी स्लिप रह गई कितनी, 0.5। कितनी स्लिप रह गई फॉरवर्ड MMF की, 0.5, क्योंकि N स्पीड दे दी ना उसको। स्टार्टिंग में स्लिप 1 थी, स्टार्टिंग में स्लिप कितनी थी, जब रोटर स्टेशनरी कंडीशन में था तो स्लिप कितनी होगी, 1। SF भी होगी 1, और इसमें भी N इज इक्वल टू 0 रखो तो SB भी होगी 1, तो S की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा। तो आप कैसे भी चेक कर लीजिए, स्टार्टिंग में स्लिप 1 होगी, चाहे फॉरवर्ड MMF की हो चाहे बैकवर्ड MMF की हो। लेकिन हमने रोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में N स्पीड से घुमा दिया तो उसकी स्लिप क्या हो गई, फॉरवर्ड SF क्या हो गई, 1 से कम हो गई, और ये 1 से बढ़ गई। कैसे, सपोज करो हमारी स्लिप रह गई फॉरवर्ड की 0.5, तो बैकवर्ड की कितनी रह जाएगी, 2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, जैसे ही हमने रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फॉरवर्ड MMF की डायरेक्शन में रोटेट किया तो फॉरवर्ड स्लिप तो हो गई कम और बैकवर्ड स्लिप हो गई ज्यादा। क्या समझ में आया यहाँ से, जैसे ही हम एक डायरेक्शन में उसको रोटेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उस डायरेक्शन की स्लिप हो जाती है कम और अदर डायरेक्शन की स्लिप हो जाती है ज्यादा। तो क्या हुआ, अब देखिए बैकवर्ड MMF की स्लिप हो गई इंक्रीज और फॉरवर्ड MMF की स्लिप हो गई डिक्रीज। और हम जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है रोटर का, रोटर में इंड्यूस्ड EMF A2 होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन स्लिप। ये किस पे डिपेंड करता है, स्लिप पे डिपेंड करता है। हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर का सर्किट भी बनाया था, तो रोटर के सर्किट में हमने यहाँ पर क्या बनाया, अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर तो देखिए ये हो गया R2 और ये हो गया JSX2, और क्योंकि रोटर का EMF इंड्यूस्ड EMF स्लिप डिपेंडेंट होता है इसलिए इसको क्या लिख दिया SE2। अब चूंकि S किसकी स्लिप है, फॉरवर्ड रोटेटिंग MMF की स्लिप है S, इसलिए ये फॉरवर्ड MMF के रेस्पेक्ट में रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट होगी। किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान से सुनिए, फॉरवर्ड रोटेटिंग MMF के रेस्पेक्ट में रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अगर बैकवर्ड के रेस्पेक्ट में हम बनाना चाहें तो वहां पर स्लिप कितनी होती है, बैकवर्ड स्लिप कितनी होती है, 2 माइनस S, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस S इंटू E2, और यहाँ पर वही R2, और जो ये JSX2 आया यहाँ पर कितना आएगा, प्लस, ध्यान से देखिए ये माइनस, और यहां पर कितना आएगा J2 माइनस SX2, ये कितना है J2 माइनस SX2। तो ये बैकवर्ड MMF के रेस्पेक्ट में रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये फॉरवर्ड MMF के रेस्पेक्ट में, ये फॉरवर्ड के और ये बैकवर्ड MMF के रेस्पेक्ट में रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटर को रोटेट किया, उसकी S हो गई कम, बैकवर्ड स्लिप हो गई ज्यादा। अब देखो ये चीज तो बढ़ गई और ये चीज कम हो गई। ये चीज बढ़ गई तो यहां से जो करंट फ्लो होगा, बैकवर्ड करंट I2 बैकवर्ड, और यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो होगा, I2 फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब बैकवर्ड इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि 2 माइनस S ज्यादा है S से, क्योंकि बैकवर्ड EMF की वैल्यू ज्यादा है फॉरवर्ड EMF से, इंड्यूस्ड EMF से, इसलिए बैकवर्ड इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी फॉरवर्ड इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू से। दूसरा, ये जो करंट और वोल्टेज EMF
वोल्टेज या ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है वो कैसे इंड्यूस्ड हुआ है? बाय सेटिस्फाइंग द लेंज लॉ, लेंज का नियम को सेटिस्फाई करते हुए। और लेंज का नियम का सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? ये उन्हीं कारणों का विरोध करेगी, मतलब जो ये करंट फ्लो हुई है वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिनकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो ये जो बैकवर्ड इंड्यूस्ड करंट है ये बैकवर्ड एमएमएफ के रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो इसकी वैल्यू फॉरवर्ड इंड्यूस्ड करंट से ज्यादा है, तो ये ज्यादा अपोज करेगी किसको? बैकवर्ड रोटेटिंग एमएमएफ। तो बैकवर्ड रोटेटिंग एमएमएफ का अपोजिशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड रोटेटिंग एमएमएफ। फिर ध्यान से सुनिए, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि बैकवर्ड एमएमएफ का अपोजिशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड रोटेटिंग एमएमएफ के। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू ज्यादा है फॉरवर्ड इंड्यूस्ड करंट के रेस्पेक्ट में। अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है एस की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। 2 माइनस एस की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो एस की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसका मतलब फॉरवर्ड इंड्यूस्ड एमएमएफ, फॉरवर्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ और फॉरवर्ड इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू तो घटती जाती है और बैकवर्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैकवर्ड इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब जब बैकवर्ड इंड्यूस्ड करंट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वो ज्यादा अपोजिशन करेगी, तो धीरे धीरे बैकवर्ड एमएमएफ जो स्टेटर के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू हो जाएगी बहुत कम और फॉरवर्ड एमएमएफ की वैल्यू हो जाएगी बहुत ज्यादा। अब फ्रेंड्स याद करिए ये कैसी कंडीशन बन गई है? ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह की ही कंडीशन बन गई है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अब कंटिन्यूअसली अपने फुल लोड टॉर्क पर रन करती रहेगी और वो स्टॉप नहीं होगी। इस तरीके से हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका हम देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।